Okay, good afternoon, everyone. The topic that we are going to start today is what? Science का work and energy. Okay, so इस topic में जो आपको discussion करना है, that is mixture of the topics that we have learned earlier in the chapter forces and laws of motion. Correct? Forces and laws of motion में पढ़े थे ना हमने. We had studied different terms. V is equal to U plus AT. Do you all remember this? V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus AT square upon 2. ये सारे टर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है. ओके, चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया चैप्टर को? दो, वर्क एंड एनर्जी. ओके, तो वर्क का बेसिक डेफिनेशन है तुमको. ओके, द डेफिनेशन ऑफ वर्क, व्हाट एग्जैक्टली वर्क इज, टाइप्स ऑफ वर्क. ओके, चैप्टर किस पार्ट में डिवाइड किया गया है बता देता हूँ. पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है? वर्क. वी हैव टू फर्स्ट स्टडी अबाउट व्हाट? वर्क. और उसके क्या पढ़ने हैं अपने को? टाइप्स. ओके, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है एनर्जी. क्या पढ़ना है अपने को? एनर्जी. एनर्जी के टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, अब मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, दिस इज विच एनर्जी? साउंड एनर्जी. बरोबर है. यू ऑल कैन सी एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी. करेक्ट. सो यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज, देखो, वर्क, एनर्जी एंड द रेट एट विच वर्क इज डन. किस तरीके से या किस स्पीड से काम किया जा रहा है. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पावर. तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तुमको? वर्क, एनर्जी एंड पावर. सारे के सारे चीजें लिंक्ड है. ऑल द थिंग्स आर व्हाट? लिंक्ड. इसमें रट के कुछ नहीं चलेगा. अंडरस्टूड? सो व्हाट एग्जैक्टली वर्क इज, what energy is and what is power. We'll understand all the three terms in a systematic way. Okay, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि what work exactly is. work होता क्या है. ठीक है. अब जैसे आप लोग बैठे हो इधर, यहाँ पे अगर आपको मैं दिन भर बैठा के रखूं, ओके, तो भी नेक्स्ट डे आपको अगर आपके पूछूं हाउ आर यू ऑल फीलिंग, आपके मुंह से क्या निकलेगा? सर बोर हो गया बैठ के, थक गए हम लोग. बरोबर है. आपको मैंने कुछ काम नहीं दिया, कुछ एक्टिविटी नहीं दिया, बट स्टिल जस्ट बाय सिटिंग यू ऑल गॉट टायर्ड. यस और नो? टायर्ड होने का मतलब क्या होता है? टायर्ड इंसान कब होता है? जब कुछ काम करते हैं. बरोबर है. तभी तो थकावट होती है ना. बरोबर है. सो देर आर टू डेफिनेशंस ऑफ वर्क. एक होता है साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड वन इज जनरल डेफिनेशन ऑफ वर्क. बरोबर है ना. दोनों डेफिनेशंस में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, अगर आपको मैं, ये चॉक होल्डर है, करेक्ट. इफ आई टेल यू दिस चॉक होल्डर इज मेयरली नॉट इवन 30 और 40 ग्राम्स. ओके, सिर्फ आपको ये चॉक होल्डर है, अगर उसे मैं पकड़ के बोलूं कि आप दिन भर ऐसे पकड़ के खड़े रहो, यस, हाउ मेनी ग्राम्स इट इज? 30-40 ग्राम्स. पकड़ के खड़े रहने के लिए आपको बोलूंगा आप 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से खड़े रह पाओगे. करेक्ट. बट एज सुन एज द टाइम पासेस आपका पैर दुखने लगेगा, आपके हाथ में नमनेस आएगा. बरोबर है ना. यू विल फील अ बिट डिजी, वीकनेस लगेगा, थके हुए लगेगा. बरोबर है. आप कुछ काम कर रहे हो क्या? टायर्ड लगेगा. आप कुछ काम कर रहे हो क्या? यू आर जस्ट होल्डिंग दिस पर्टिकुलर 30 to 40 ग्राम्स का पेन होल्डर. एम आई राइट? तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगेगा? हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन आपने ज्यादा कुछ किया है क्या? यू हैवंट डन एनीथिंग. ओके, तो दैट इज अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ वर्क, दैट यू आर जस्ट होल्डिंग दिस पेन. व्हाट इज द एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क? साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होता है? देखो, वर्क को दो चीजों से कंपेयर किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है. कितनी चीजों से कंपेयर किया जा सकता है? 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वर्क को डिफाइन करते हैं. ठीक है. काम कब होता है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या मान लो ये स्टैंड है कैमरा का, यहाँ पे मेरे सामने खड़ा है. अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा तो क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये खुद ही उठ के दूसरे जगह पे चला जाएगा? क्या इसमें खुद इतनी ताकत है? Yes, we human beings have tendency that we can move from one place to another. But can this stand go and take some other place? No, it cannot take. बराबर है. मान लो उसको मेरे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है. क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे ताकत लगानी पड़ेगी. मतलब I'll have to apply somewhat force. I'll have to apply somewhat force. उस फोर्स की मदद से मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता हूँ? ले जा सकता हूँ. बराबर है. मतलब देखो, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, जब मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स. इसलिए बॉडी एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गई? मूव हो गई. एम आई राइट?
तो कौन सी दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन डिफाइन कराता है, फोर्स, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरी क्या होती है तुम्हारी, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था फोर्स में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बरोबर है ना। डिस्टेंस जीरो होता है क्या, नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है क्या, क्यों, आपको मैंने बताया था। आप घर से क्लास आए हो, क्लास से फिर से घर जाओगे, अगर आपके घर से क्लास 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर आना एंड 2 किलोमीटर जाना, यू हैव कवर्ड हाउ मेनी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, बिकॉज आपने जहां से शुरू किया वहीं पे जाके आप रुक गए, बरोबर है। तो डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, जीरो। तो वर्क को डिफाइन कराने के लिए कौन सी दो चीजें लगती है, एक लगता है फोर्स और दूसरा कौन लगता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो ये 50 केजी का ब्लॉक है, 50 केजी का क्या है ये ब्लॉक, ये रूम के एक कॉर्नर पे, देयर इज अ रूम 20 फीट वाइड रूम, ये रूम के एक कॉर्नर पे है। आई विश दैट दिस ब्लॉक शुड कम फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, मान लो ये रूम का एक कोना है और रूम का अगला कोना वो बाजू पे है, करेक्ट। यहाँ पे मैं कितने केजी का ब्लॉक रख रहा हूँ, 50 केजी का, एंड आई ऑर्डर सम पर्सन दैट यू हैव टू मूव दिस 50 केजी ब्लॉक फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, क्या बोलता हूँ मैं उसको, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को ये 50 केजी का ब्लॉक ए पॉइंट से कहाँ पे, वहां पे बी पॉइंट मार्क करता हूँ, वहां पे मुझे वो ब्लॉक चाहिए। दिस इज व्हाट आई इंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, करेक्ट। अब वो जो बंदा है वो आके इधर ताकत लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, दिन भर उसने धक्का लगाया, बट दैट ब्लॉक डिड नॉट मूव। ओके, व्हेन आई केम बैक, शाम को मैं बोलता हूँ अरे ये ब्लॉक तो इधर ही है, वो कसम खाता है, बोलता सर मेरा पूरा पसीने से टी शर्ट गीला हो गया, मैं धक्का दे दे के थक गया, बट वो ब्लॉक मूव नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत किया। मैं मानूंगा क्या, मैं मानूंगा क्या, नहीं, क्यों नहीं मानूंगा, डिड आई सी एनी चेंज इन द पोजीशन, नो। फोर्स लगाया, एवरीथिंग इज ओके, बट डिड आई सी चेंज इन द पोजीशन, नो। तो मेरे हिसाब से कुछ वर्क हुआ क्या, कुछ वर्क हुआ क्या, मेरे हिसाब से नहीं हुआ। मान लो वो ब्लॉक इधर से इधर आ जाता था, मैं अगर सुबह काम देकर गया हूँ, शाम को आके पूछूंगा ब्लॉक इधर तक ही क्यों हुआ, वो बोलेगा सर मैं थक गया काम किया, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ काम देखा कि नहीं दिखा, ये पोजीशन में कैसे दिखा, कुछ ताकत लगाई होगी जिसकी वजह से ब्लॉक इस पोजीशन से कहां पे आया, इधर आया। एम आई राइट, यस और नो। तो हम लोग वर्क का अंदाजा कैसे लगाते हैं, हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के वजह से बॉडी कितनी डिस्प्लेस होती है, समझ में आया, अंडरस्टूड दिस। अब मान लो ये ब्लॉक ए था, ये पोजीशन पे ब्लॉक था, इसको हम लोग कहां पे लेके गए, बी पोजीशन पे लेके गए, बरोबर है, बरोबर है कि नहीं है। वही बंदा क्या करता है, वो ब्लॉक फिर से क्या करता है, इस बी पोजीशन से उठा के फिर से कहां पे लेके आता है, ए पोजीशन। मैं आके पूछता हूँ उसको ब्लॉक हिला क्यों नहीं है, वो बोलता है सर मैंने ब्लॉक ए से बी पे लेके गया, उधर वो दिखने को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं ए पे लेके आया, लेकिन मैंने इतना मेहनत किया ब्लॉक उधर से इधर लेके आने के लिए, मेरे को मेरा पैसा तो दो। मैं क्या बोलूंगा, ब्लॉक हिला ही नहीं है, कैसे मानूं मैं ब्लॉक हिला है करके। हाउ डिड आई डिटरमाइन दैट, बिकॉज डिड आई सी एनी डिस्प्लेसमेंट, देयर वाज फोर्स बट इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट, नो। तो साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क देखें तो वर्क जो होता है, वर्क को डिनोट किया जाता है किससे, W से। इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इट इज द व्हाट, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है S से, कहीं कहीं पे D मिलेगा, कहीं कहीं पे S मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूंगा वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों के ऊपर, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो अगर फोर्स जीरो है तो वर्क होगा क्या, नहीं, क्योंकि देखो ये स्टैंड यहाँ पे था, जैसे आपको मैंने बोला जब तक मैं स्टैंड को फोर्स लगा के हिलाऊंगा नहीं, ये हिलेगा क्या, नहीं, तब वर्क डन कितना होगा तुम्हारा, जीरो। तो वर्क डन जीरो दो केसेस में हो सकता है, वर्क डन जीरो दो केसेस में हो सकता है। कौन से दो केसेस में वर्क डन जीरो हो सकता है, एक तो फोर्स अगर जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क कितना होगा तुम्हारा, जीरो, बरोबर है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तब भी वर्क कितना होगा तुम्हारा, जीरो। तो फॉर वर्क डन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी सम फोर्स अप्लाइड एंड सम डिस्प्लेसमेंट टू टेक प्लेस, अंडरस्टूड दिस, यस और नो। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल अगर आप घर से निकाली है, ओके, क्लास पे आए हो, वर्क हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है ना, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट अलग था, फाइनल पॉइंट अलग था। देयर वाज सम फोर्स अप्लाइड टू ड्राइव दैट साइकिल एंड देयर इज अ चेंज इन द विच पोजीशन, इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन. वंस यू गो होम अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम्हारा, 0 होगा. तो इस माने में मैं क्या बोलूंगा, हमारा वर्क डन कितना है, 0 है. लेकिन एक्चुअली में तुमने फिजिकल वर्क तो किया है ना. अंडरस्टूड. द साइंटिफिकली वर्क हुआ है क्या तुमसे, नहीं. साइंटिफिकली वर्क कब माना जाता है, जब उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से होने वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड दिस. तो अगर मैं रात को 4 बजे फोन करके पूछूं व्हाट इज वर्क, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड दिस, यस और नो, एनी डाउट्स, पक्का. तो अभी आपको मैं पूछूंगा आपके पापा काम करते हैं क्या, तुम बोलोगे हाँ करते. सर नहीं करते, साइंटिफिकली नहीं करते, क्योंकि पापा रोज घर से आते हैं, रात को फिर से घर पे आते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट में 0 हुआ तो पापा काम करते क्या, नहीं करते. ऐसा होता है क्या, नहीं. तो साइंटिफिकली नहीं करते लेकिन एक्चुअली में करते हैं. समझा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क. तो एवरीवन गिव द हेडिंग वर्क. राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट. Scientifically work is defined as scientifically work is defined as ability of body. Scientifically work is defined as ability of a body to produce some displacement. Ability of a body to produce somewhat displacement. Displacement कब प्रोड्यूस करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा क्या, नहीं. जब उसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाएगा, फोर्स. टू प्रोड्यूस सम डिस्प्लेसमेंट व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. What was the definition? To produce some displacement when external force is applied. Okay. Hence work done is equal to force into displacement. What is work done? Work done is equal to क्या होता है तुम्हारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन को किससे डिनोट किया जाता है, W से. फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है, F. और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, S. F इंटू S. हेंस वर्क डन इज इक्वल टू, जैसा मैंने लिखा है उसको उसमें लिखो, फोर्स इंटू क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड दिस, क्लियर. तो जैसे हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है, बरोबर है. आप अगर वजन कांटे पे खड़े रहते हो तो उधर नंबर आता है, बरोबर. 56, 82, 85, 90 ऐसा कुछ आता है ना. तो आप उधर किलोमीटर पकड़ते हो, मीटर पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो, केजी पकड़ते हो, बिकॉज दैट इज अ वेट. वैसे हर चीज को मेजर करने का क्या होता है, यूनिट होता है. समझा. वैसे वर्क डन का भी क्या होता है, यूनिट होता है. समझा. तो वर्क डन का यूनिट कैसे निकालते हैं, देखो. फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम लोग, न्यूटन्स. फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स. एस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स, सेंटीमीटर. तो इसको NM, न्यूटन मीटर, ये उसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा. समझ में आया. यूनिट को कभी भी गलत लिखने का नहीं, बिकॉज मार्क्स आर डिडक्टेड ओवर देयर. अंडरस्टूड दिस, यस. ऐसा कुछ नहीं होता, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट का ऐसा कोई ये नहीं होता. यू राइट एज इट इज अंडरस्टूड. समझा. ऐसा कुछ नहीं होता. क्लियर एवरीवन. रिटन डाउन दिस. अब वर्क डन के अलग अलग टाइप्स क्या होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. पॉजिटिव वर्क भी होता है, नेगेटिव वर्क भी होता है, जीरो वर्क भी होता है, बरोबर है ना. ओके. अब हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क. देखो अभी टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स में क्या आएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट फिट बैठेगा. एक होता है कौन सा वर्क, जीरो. एक होता है कौन सा, पॉजिटिव. और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव. अब जीरो वर्क किसको बोलेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया. जीरो वर्क किसको बोलेंगे, या तो फोर्स जीरो होगा, अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो बॉडी मूव होगी क्या, नहीं. मतलब अगर फोर्स जीरो है तब भी वर्क डन कितना होगा, जीरो. दूसरा केस क्या है, मैंने फोर्स अप्लाई किया
लेकिन बॉडी मूव हुई नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा 0। अगेन इन दैट केस वर्क डन कितना है तुम्हारा 0। तो 0 वर्क में क्या होता है, फर्स्ट इसमें लिख देना, ऐसा डायग्राम बना दो। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाओ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 वर्क समझ में आया? 0 वर्क मतलब फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं हुई, तभी 0 वर्क है, बरोबर है? या हमने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं तो बॉडी मूव होगा नहीं, तो 0 वर्क। अब मैं बात करता हूं किसकी, पॉजिटिव वर्क में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पॉजिटिव वर्क में। मान के चलो दिस इज अ कार, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, दिस इज अ कार, ओके, यूएसबी कार है, दिस इज अ कार एंड देयर इज अ पर्सन हु इज गिविंग अ पुश टू दिस कार। अब ये आदमी कहां से धक्का लगा रहा है? पीछे से, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स। इस डायरेक्शन में फोर्स है, गाड़ी भी कहां पे जा रही है? आगे जा रही है। मतलब देखो, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का है कि नहीं है? मतलब मैं जहां पे धक्का लगा रहा हूं, गाड़ी भी कहां पे जा रही है? उसी डायरेक्शन में जा रही है ना। ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सा वर्क बोलेंगे उसको? पॉजिटिव वर्क। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड एज अ विच वर्क? पॉजिटिव वर्क। आप साइकिल चलाते हो, पेडलिंग कहां पे करते हो? फ्रंट, ऐसे करते हो ना, और साइकिल भी कहाँ चलती है? आगे। मतलब जो आपका डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। अंडरस्टूड? यू फ्लाई एन एरोप्लेन, पेपर का एरोप्लेन करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? जब आप पेपर एरोप्लेन ऐसे फेंकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स। और आपका प्लेन भी ऐसे ही जाता है ना, आगे जाके वो गोल गोल चक्कर मारता है, दैट इज द डिफरेंट केस। बट जहां से आप फेंकते हो उसी डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम, दैट इज कॉल्ड एज विच वर्क? पॉजिटिव वर्क। अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव वर्क? अब बात आती है किसकी? नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क का एग्जांपल कैसे बता सकते हैं हम लोग? गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड पे, अचानक से कुत्ता आ गया, क्या करेंगे? कुत्ते की जान बचानी है तो ब्रेक। तुम खुद जाके ऐसे पैर कार से बाहर निकाल के ऐसे ऐसे करोगे? टैप करोगे क्या? नहीं ना। कैसे लकड़ी लेके जाके टायर में घुसाओगे? करोगे? व्हाट इज द सिंपल एग्जांपल? अप्लाई द ब्रेक्स। तो ब्रेक क्या करती है? टायर की स्पीड को कम करती है कि टायर की स्पीड को बढ़ाती है? कम करती है। मतलब क्या कर रहा है? गाड़ी की स्पीड को रिड्यूस कर रहे हैं, बरोबर है ना? ब्रेक अप्लाई करना मतलब ही फोर्स अप्लाई करना है, लेकिन वो फोर्स क्या करता है? उल्टे डायरेक्शन में काम करता है, बरोबर है ना? हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे को क्या होता है? अपोजिट, तब जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज विच वर्क? नेगेटिव वर्क। अंडरस्टूड? सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है नेगेटिव वर्क का? फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो सकता है कि नहीं होता है? फ्रिक्शन में होता है ना, जब हमारी गाड़ी चलती है, ये टायर होते हैं, टायर किसके कांटेक्ट में होते हैं? रोड के कांटेक्ट में होता है। अगर ये टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या होती है? आगे मूव होती है। समझा? तो आपने देखा होगा गाड़ी जब ज्यादा किलोमीटर चलती है तो टायर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अंडरस्टूड? वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है, वो नेगेटिव वर्क डन होता है उसमें। अंडरस्टूड दिस लॉजिक? तो पहला कौन सा टाइप ऑफ वर्क देखा आपने? जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होता है? दो केसेस में। अगर आपका एफ जीरो होगा तब भी वर्क डन कितना होगा? जीरो। लेकिन अगर कुछ वैल्यू ऑफ एफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा? जीरो, तब भी वर्क डन कितना है तुम्हारा? जीरो। पॉजिटिव वर्क में क्या देखा हमने? इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर same, then it is a positive work. Example, a person pushing a car from back and the car is moving forward. Okay? And third example क्या था? Applying brakes of the car to reduce its speed. तो उसमें क्या होता है? Negative work, because the direction of force and the direction of displacement both are reverse. Understood this? Clear? Give up the heading types of work. Everyone understanding this properly? अंडरस्टूड? यस और नो? अब एक एग्जांपल करेंगे व्हाट प्रॉब्लम जैसा, छोटा छोटा समझ आ जाएगा। लिखो लिखो, ये लिखा, ये नहीं लिखा ना हम लोगों ने, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन लिखना जीरो वर्क का। राइट डाउन द फर्स्ट डेफिनेशन, जीरो वर्क। इन दैट राइट, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। वर्क डन इज सेड टू बी zero if work done is said to be zero
इफ फर्स्ट केस क्या बोला आपको मैंने, इफ फोर्स इज जीरो, force applied is zero, force is zero, if force is zero, और दूसरा क्या हो सकता है, force is applied but displacement is zero, समझा, और उसमें क्या लिखोगे, force is applied, सेकेंड इसमें क्या लिखोगे, और force is applied but displacement is zero. In both the cases the work done is how much, zero. ये हम लोग डेफिनेशन किसके हिसाब से देख रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से कि साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से, साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से, अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट डेफिनेशन किसका लिखोगे आप, पॉजिटिव वर्क. वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव. वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ क्या डेफिनेशन लिखेंगे उसका, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम. वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जब सेम डायरेक्शन में होगा. गॉट इट? Got it? You can write down the example of your choice. आपको चाहिए तो example लिख सकते हो. A person pushing a car from back and car moves ahead. You can write example of your own choice. Not necessary to write this the one which I told you. Shall I proceed for the next? Yes. Negative work में आप क्या लिखोगे, if the direction of force and displacement are same or opposite to each other, then it is a which work, negative work. तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे उधर, applying brakes to stop a speedy car, बरोबर. सेम डेफिनेशन, सिर्फ वहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम की जगह अपोजिट करना है, ऊपर वाला डेफिनेशन ही आएगा. बट वो आगे का पार्ट है, इट इज एक्चुअली कॉस थीटा के हिसाब से आता है वो, बट वो आपको नहीं है अभी. वो ट्रिग्नो यू डोंट हैव इट नाउ, दैट इट इज देयर. आई नो दैट डेफिनेशन, बट उसके लिए कंडीशन क्या होती है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन वो ऐसा होता है, देखो W इज इक्वल टू, आपको ऐसा दिया होगा Fs cos थीटा, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज गिवन, बरोबर है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होता है तो थीटा उसके लिए 0 होता है, एंड cos ऑफ 0 ये 1 होता है. यू डोंट हैव इट नाउ, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट इज इन 10th स्टैंडर्ड राइट नाउ. इवन इफ यू डू इट you can't remember that, understood? don't worry, इतना कुछ ये नहीं है कि बहुत ही पूछा जाएगा. वो एक टर्म है सिर्फ, पूरे 9th के सिलेबस में सिर्फ यहीं पे आपको कॉस और वो सब आया, और कहीं आया है क्या, नहीं आया. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू दैट आल्सो सेपरेटली. आओ मैं आपको बता दूंगा, उसका इतना कुछ यूज नहीं है ज्यादा. या यू कैन प्रूव दैट इज नॉट अ बिग डील, यू कैन प्रूव दैट. ओके, नाउ लेट अस राइट द एग्जांपल. एक दो एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, वर्क डन के ऊपर, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था आपका, F इंटू कितना होता है S. ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा, करेक्ट, वर्क डन का. अभी हम लोगों ने F का एक फॉर्मूला देखा था, सेकेंड चैप्टर में देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में. F इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, ma होता है, बरोबर है. अगर एक्सेलरेशन दिया हो तो कभी कभी वो ग्रेविटी का भी देते हैं. ओके, उस केस में एक ही जगह हम लोग क्या लेते हैं, जी लेते हैं. अगर दिया रहेगा तो, अगर बोला है उन्होंने वर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब एक ही जगह कितना लेना है, जी, नहीं तो ए आपको प्रोवाइड किया रहेगा. अगर मैं एफ का वैल्यू इधर पुट करता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू जी को देखो, एफ की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, एम ए, और ये कितना आएगा आपका एस. तो
तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, यू कैन मेक फॉर्मूलाज फ्रॉम द नोन रिजल्ट्स। अंडरस्टूड दिस? यस। तो लर्न करके जाओगे क्या हर एक क्वेश्चन के लिए, यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूलाज यूजिंग दिस रिजल्ट्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स, a force of 5 newtons is applied, a force of 5 newton is applied due to which, a force of 5 newton is applied due to which body displaces, due to which a force of how many newtons, 5 newton is applied due to which body displaces by 2 meters, by 2 meters. Calculate work done on that object. Calculate work done on that object. तो आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। व्हाट इज अ फोर्स गिवन, 5 क्या दिया हुआ है, न्यूटन। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उससे, 2 मीटर। देखो ये न्यूटन्स में और ये किस में है तुम्हारा, मीटर्स में। अंडरस्टूड दिस? ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, अगर वो कभी कभी किलोमीटर में देते, सेंटीमीटर में देते, मिलीमीटर में देते, हमारा काम क्या उसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में। अंडरस्टूड दिस? हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर। फोर्स कितना है तुम्हारा 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, आंसर कितना आएगा 2 न्यूटन मीटर। तो यूनिट कैसे आया समझा आपको, ये सर नो, यूनिट खुद भी बना सकते हैं, उसका कोई डिफिकल्ट नहीं होता। ओके क्लियर, नोट डाउन दिस फास्ट। या अगर आपको न्यूटन मीटर याद नहीं आता, वर्क डन को जूल्स में भी कैलकुलेट करते, किसमें, जूल। उसके आगे जे लिखा ना, जे, जे मतलब क्या होता है, जूल्स। आइदर यू कैन राइट 10 न्यूटन मीटर और you can write 10 joules, it is one and the same thing. Okay, written, do it fast, do it fast. Those who are done with it, जिनका हो चुका है, you can write on the next question. I am dictating it now. I hope everyone has written it down. 3 लाइन तो है, हो गया लिखकर? Now let write it fast, increase your speed then. हो गया? A porter, P-O-R-T-E-R, पोर्टर पता है कौन होता है, कूली, कूली बोलते हैं ना जिसको। अ पोर्टर, या जो लगेज लिफ्ट करता है, अ पोर्टर, P-O-R-T-E-R, पोर्टर लिफ्ट्स 15 kg, 15 kg from ground, 15 kg from ground and places above his head, and places above his head, and places above his what, head, full stop. Calculate, calculate work done by the porter, calculate work done by the porter. Okay, keep your pens down, concentrate over here. Just imagine the scenario now. तुम्हारे सामने 15 किलो का क्या पड़ा है, लगेज पड़ा है। गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कि मास दिया हुआ है, मास, m दिया हुआ है, कितना, 15 kg, बरोबर है। कहां पे पड़ा है मास, ग्राउंड पे पड़ा है ना। आप मैं इमेजिन करो जमीन से कोई भी चीज उठा रहा हूं मैं, तो जब हम कोई चीज उठाते हैं तो हम ग्रेविटी की तरफ काम करते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन ए की जगह क्या लेंगे हम लोग, जी। अंडरस्टूड दिस, अंडरस्टूड दिस? जी क्यों लेना है यहाँ पे, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द ग्रेविटी की, है ना। तो जी कितना आएगा तुम्हारा, वहां पे अगर नहीं दिया रहेगा तो यू कैन यूज 10, दिया रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 की जगह कितना यूज कर सकते हो आप, 10। आया यहाँ तक? ओके। और अब देखो यहाँ पे, जब ये ताकत लगाया तो हमने कहां तक रखा है, कितनी हाइट तक उठाया उस मास को,
हेड कितना है, जमीन से लेकर हेड का हाइट कितना है, हाइट कितना दिया हुआ है, एंड रेजेस टू अ हाइट अबव हिज हेड कितना बोला है, क्वेश्चन में नहीं दिया मैंने, लिख लो वो रह गया लेना। हाँ और लिख देना उसमें एंड पुट्स हिज ऑन हिज हेड, ऐसे बोला ना मैंने आपको, अबव हिज हेड 1.5 मीटर हाई, ये रह गया था, एंड प्लेसेस अबव हिज हेड 1.5 मीटर हाई। तो हम लोग कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं उसको, हाँ तो एस कितना दिया हुआ है आपको 1.5, बराबर है। फोर्स नहीं दिया अपने को, बराबर है, लेकिन फोर्स कैलकुलेट कर सकते कि नहीं कर सकते, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, नीचे वाला यूज करूंगा, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग टू फाइंड में क्या लिखेंगे, टू फाइंड में क्या करना है, वो बंदे ने कितना काम किया, व्हाट इज टू बी डन नाउ, W इज इक्वल टू क्या होता है mgs, बरोबर है ना, यस और नो, m कितना है तुम्हारा 15, g कितना है 10, s कितना है 1.5, तो आंसर कितना आएगा 150 इंटू 15, कितना आएगा कैलकुलेट करके, क्या लिखूं मैं, वर्क डन जूल्स लिखूं या न्यूटन मीटर, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कैन यू डू द कैलकुलेशन, बताओ क्लियर, कैसे यूज करना है फॉर्मूलाज, डू इट फास्ट। Done writing? Anyone facing any doubt? Please ask. You can do anything you want. You can do anything you want. मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करना है, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। आपका आंसर आएगा 2250, डेसिमल पॉइंट का कितना नंबर है, एक तो इधर पॉइंट दे दो, आंसर आएगा 225 न्यूटन मीटर और जूल्स। अंडरस्टूड दिस, क्लियर एवरीवन, ओके। आई विल गिव यू वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, राइट इट एज एन होमवर्क, ओके। क्वेश्चन लिख लो, उसके लिए स्पेस छोड़ देना, फास्ट फास्ट फास्ट। बताओ, a farmer applies, applies, a farmer applies a force of, a farmer applies a force of 150 newton, a farmer applies force of how many newtons, 150 newtons on a plow, plow पता है क्या होता है, जिससे खेत को ये करते ना वो लोग, हाँ, ऑन अ प्लाव, समझा, फुल स्टॉप। द फील्ड इज प्लाउड, PLOUGHED, द फील्ड इज प्लाउड अप टू 15 मीटर्स, उतनी ताकत लगाने से कितनी फील्ड प्लाउ हो चुकी है, 15 मीटर। द फील्ड इज प्लाउड अप टू हाउ मेनी मीटर्स, 15 मीटर्स। कैलकुलेट 15, calculate the work done by the farmer in plowing, calculate 15 meters, 15 मीटर, 15 मीटर, 150 न्यूटन्स का उसने फोर्स अप्लाई किया, जिसके वजह से फील्ड कितनी प्लाउ हुई है, 15 मीटर्स, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फार्मर इन प्लाउइंग, ओके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गिवन में क्या दिया हुआ है, टू फाइंड क्या करना है, आंसर निकाल के तुरंत बताओ, फास्ट। जिसका हो चुका है शांति से हाथ रेस करने का, एंड देन यू विल टेल मी द आंसर, चिल्लाओ मत आंसर। अगर किलोमीटर दिया था तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
डन, सॉल्व इट फास्ट. ओके, सो द आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन इज डायरेक्टली आप क्या करोगे, देखो W इज इक्वल टू क्या आएगा, F इंटू एस. डायरेक्ट 150 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 15, तो आंसर आएगा 2250 जूल्स. या तो जूल्स लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, दोनों साथ में लिखना मत. ओके, अंडरस्टूड दिस एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? पक्का? ठीक है. जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, करेक्ट. इफ इन केस दे हैव प्रोवाइड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है, तो g की जगह आप कितना लिख सकते हो 9.8, लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड था कि g कितना यूज करना है. नहीं, यू कैन यूज 10 ऑल्सो. ओके, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो यू कैन यूज 10 और यू कैन यूज 9. इट इज 9.8, इट इज अप टू यू. अंडरस्टूड दिस? ओके, तो वर्क का डेफिनेशन समझा. अच्छा, एक अभी मेरे को एक सिंपल बात बताओ, वर्क ऐसे किया जाता है कि उसके लिए ताकत लगती है. ताकत लगेगी तभी तो वर्क कर पाएंगे ना, बरोबर है ना. तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर डूइंग वर्क? एनर्जी. हम कितना काम कर सकते हैं ये कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी डिसाइड करेगा, बरोबर है ना. तुम सब जब स्कूल में खाके पी के घर से निकलते हो, स्कूल जाते हो, करेक्ट. सुबह कैसे रहते हैं? फ्रेश रहते, बरोबर है ना. उसमें कोई थ्योरी का टीचर आ गया, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, तो कैसे डुस नींद आ जाती है, बरोबर है ना. यस और नो? वो टाइम पे एनर्जी डाउन हो जाता है ना. साइंड बरोबर, देख, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, अब एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एनर्जी क्या करती है? एनर्जी वो डिफाइन करती है कि हम लोग कितने फुर्ती से काम कर सकते हैं, बरोबर है ना. तो वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं एनर्जी बोलूं या वर्क बोलूं, दे आर वन इन द सेम थिंग. ओके, तो एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जो क्या होता है? सेम होता है. अंडरस्टूड? समझा? एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होता है? सेम, क्योंकि एनर्जी अपने को बताती है कि हम लोग कितना काम कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. क्या क्या? आई विल टेल यू दैट बिट. राइट डाउन. एनर्जी possessed, possessed, energy possessed by anybody, energy possessed by anybody can be measured, energy possessed by anybody can be measured by its capacity, by its capacity to perform work, by its capacity to perform work. Hence the unit of energy and work is same. Hence the unit of energy and work is how much? Is same. The unit of work and energy is same. सर दो टाइप के एनर्जी रहेगा ना सर, एक न्यूक्लियर टाइप मतलब वैसी और एक फिजिकल जैसी. एनर्जी दो टाइप के नहीं रहते, एनर्जी अलग अलग टाइप के रहते हैं. एनर्जी क्या होती है? रूप बदलती है, अपना ट्रांसफॉर्म होती है, बरोबर है ना. अब जैसे मैं अपना हाथ लेता हूं और इस दीवार को मारा, करेक्ट. व्हाट डिड आई डू? व्हाट डिड आई डू? मैंने एनर्जी अप्लाई किया, बरोबर है. दीवार को बैंग किया, बरोबर है. ये सो ना मैकेनिकल एनर्जी था ना, दीवार को मैंने बैंग किया. व्हाट वाज दैट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू? साउंड एनर्जी. आपने आवाज सुनी उसकी? ये सो नो? तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने मेरी ताकत इस्तेमाल की और वो ताकत सिर्फ अपना रूप बदल दिया, ट्रांसफॉर्म हो गई. इट कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू विच एनर्जी? साउंड. तो ऐसा ही होता है ना, यही तो होता है. एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है. अंडरस्टूड दिस? जैसे कि मैं अगर किसी को धक्का लगा रहा हूँ, ओके, मेरे धक्का लगाने की वजह से उसको ताकत मिली और उसने अपनी जगह छोड़ दी. यस और नो? तो एनर्जी क्या हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है?
ट्रांसफॉर्म होती है। अंडरस्टूड दिस? तो अब उसमें आगे लिखना, राइट डाउन नेक्स्ट इसमें लिख देना एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइन में लिख देना एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क is said to contain, is said to possess some energy. An object having capability मतलब जिस ऑब्जेक्ट को काम करने की ताकत है, वो काम करने की ताकत किसके वजह से आई? एनर्जी की वजह से। ऐसे ही आया क्या? Do we run on charging? No ना, when we have some energy then only we have the capability to perform work. Yes or no? उसमें लिख देना तो कहना से वन थिंग, हम जिसके ऊपर काम करते हैं वो एनर्जी गेन करता है और हम एनर्जी लूज करते हैं। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं है? द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स वर्क लूजेस एनर्जी। इट इज करेक्ट? यस और नो? पक्का? यस और नो? जैसे कि अगर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम करते हैं, बरोबर है, अगर उनको काम करना होता है, कील ठोकनी होती है, जो भी कुछ काम करते हैं, वो काम परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर? मान के चलो हैमर के साथ वो नेल को अंदर दीवार में घुसा रहा है वो, ठीक है, तो किसके ऊपर काम कर रहा है? वो नेल के ऊपर काम कर रहा है, बरोबर है ना? तो जब वो हैमर मारता है, हु इज गेनिंग एनर्जी? नेल इज गेनिंग एनर्जी, बरोबर है? लेकिन वो कंटिन्यूसली दिन भर नेल को हैमर करता है एक जगह से दूसरी जगह, हु इज लूजिंग एनर्जी? पर्सन इज लूजिंग। समझा? तो जब हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया जाता है वो एनर्जी क्या करता है? गेन। और जो वर्क परफॉर्म करता है वो एनर्जी क्या करता है? लूज। राइट डाउन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लाइन राइट डाउन द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स वर्क, द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स वर्क loses energy, the object which performs work loses energy and the object on which work is done, 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 what does it gains energy? Very good, gains energy। समझा बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? ओके, अब मैं आगे की तरफ जाता हूं, आपको समझाता हूं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ व्हाट? एनर्जी के। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं वो आपको बताता हूं मैं। सीखना है नहीं? अब देखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। कोकोनट पता है तुमको? कोकोनट, नारियल, नारियल पता है आपको? कहां पे आता है नारियल? कोकोनट ट्री पे आता है, बरोबर है? अगर नारियल आपको ट्री से गिरा हुआ नीचे कहीं मिलेगा, उसको आप अपने घर पे कहीं लाके रख दो, ओके, विल दैट कोकोनट हार्म यू? विल दैट कोकोनट हार्म यू? नो, बिकॉज इट इज एट वन प्लेस एंड इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, बरोबर है? But someday if you have some free time, you go and sit under a coconut tree and do that practice every day, okay? Let's see what happens. What will happen? See, the coconut is same, सिर्फ थोड़ा वेट में ऊपर नीचे फर्क होगा। जब घर में लाके रखा था उसने कुछ नुकसान पहुंचा है क्या? हम लोग जब झाड़ के नीचे जाके बैठेंगे, and if that coconut falls upon us, what will happen? What will happen? Injury. You may get hurt. Fatal भी हो सकता है, problematic भी हो सकता है. You may become a gajni also. Does not guarantee. बराबर है? Does not guarantee. Correct? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? Basically what happened? अब कोकोनट जब ऊपर था, झाड़ पे लटका हुआ था, जब तक उसका मैच्योर होने का टाइम नहीं आया, मैच्योर होने का तो ऑटोमेटिकली गिरता है ना वो, और पर्सन में गो अप एंड जस्ट कट इट, बरोबर है? बट व्हेन इट फॉल्स, जब तक वो झाड़ पे लटका हुआ है वो स्टेबल है। ऐसा है क्या उसमें एनर्जी नहीं है?
ग्रेविटी इसको उसकी खींच रही है ना, लेकिन उसको जो ब्रांच है उसको क्या करके बैठी है, पकड़ के बैठी है. एम आई राइट? वंस द ब्रांच बिकम वीक ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन. एम आई राइट? यस और नो? तो देखो कोकोनट वही था, जब वो स्टेशनरी था उसके अंदर एनर्जी थी, बट दैट कोकोनट व्हेन इट वाज हेल्ड बाय इट्स ब्रांच इट वाज एट व्हाट? इट वाज एट व्हाट? रेस्ट. कौन सी पोजीशन पे था वो? रेस्ट. तो जब बॉडी के अंदर पोजीशन एनर्जी होती है व्हेन इट इज एट रेस्ट. अभी आप लोग बैठे हो तो आर यू इन मोशन और यू एट रेस्ट? रेस्ट. यू हैव मास, you are under gravity, but you are at what? Are you changing your positions? No. So the energy that you have right now in your body is potential energy. कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया क्या? तो जब भी कोई बॉडी के पास मास है and it is under some acceleration, that may be gravity or any other acceleration, okay, if it is at what? Rest, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है that is which energy? पोटेंशियल एनर्जी. बरोबर है? अब वही कोकोनट जब ब्रांच से डिटैच हो गया और नीचे आया, बरोबर है, तो नीचे आता है एकदम स्लो आता है, स्लो मोशन में एकदम आराम आराम से आता है क्या? कैसे आता है? एकदम फास्ट आता है ना. मतलब ऊपर ब्रांच से कटा और नीचे कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आके जमीन पे जोर से आवाज आता है. यस और नो? यस और नो? स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? जब ब्रांच से टूटने पे था और जब जमीन पे आके टकराएगा, कब स्पीड मैक्सिमम होगी, कब स्पीड मिनिमम होगी? सी दिस इज सपोज दिस इज अ टॉप ऑफ द ट्री एंड दिस इज योर कोकोनट, बरोबर है. अभी डिटैच हो चुका है एंड दिस इज योर ग्राउंड लेवल. मेरे को बताओ कहां पे स्पीड मिनिमम होगा, कहां पे स्पीड मैक्सिमम होगा? यहाँ पे मिनिमम होगा क्या, और यहाँ पे स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम. बरोबर है? यस और नो? जैसे जैसे वो नीचे डिसेंड होगा उसका स्पीड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. बरोबर है? तो जब वही बॉडी, देखो कोकोनट का मास उतना ही है, अभी भी ग्रेविटी के अंदर है, पहले भी ग्रेविटी के अंदर था, लेकिन अभी उसको क्या आ चुकी है? स्पीड. तो जब ऐसी एनर्जी होती है, जब बॉडी मोशन में आती है, जब बॉडी किस में आती है? मोशन में, तब उसके पास, जब बॉडी क्या होती है? मोशन में आती है, तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसको? रेस्ट पे कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल, और मोशन में काइनेटिक. अंडरस्टूड दिस? यस और नो? तो मेरे को एक बात बताओ, जैसा जैसा स्पीड बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि कम होएगा? सिंपल लॉजिक की बात. मेरे को बताओ कहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, कहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा? क्योंकि इधर वेलोसिटी क्या था? स्पीड क्या था? कम. तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या था? कम. स्पीड ऊपर से नीचे आते समय क्या हो गया? बढ़ गया. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया. सेम कार में भी एग्जांपल हो सकता है, कार का एग्जांपल हो सकता है. व्हेन अ कार स्टेशनरी, आप अपने घर में कार रहेगी, बंद कार में जाके बैठो, स्टीयरिंग घुमाओ, कुछ भी करो, कार के पास मास है, कार जगह पे खड़ी है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. बरोबर है? लेकिन अगर कार 20 की स्पीड पे चल रही है, अगर वो किसी को ठोकर मारेगी तो ज्यादा नुकसान होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी बट इट वाज वेरी लेस. अगर वही कार 100 की स्पीड पे जाएगी तो क्या होगा? क्योंकि देखो वेलोसिटी बढ़ी, एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. कार वही है, चलाने वाला वही है, सब वही है. अंडरस्टूड दिस? तो दो तरह के एनर्जी कौन से देखे हम लोगों ने? रेस्ट एंड, एक होती है रेस्ट पे, दूसरा होता है मोशन पे. रेस्ट वाली को, मोशन वाली को काइनेटिक. समझ में आया क्या? यस और नो? क्लियर? एनी डाउट्स? ये जो तुम्हारा डाउट है, एक देयर वाज अ डाउट, सी उसका डाउट है कि यहाँ पे दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा. तो जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा. वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले. यस, वी विल सी द टॉपिक इन टुमारो सेशन. एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर? सबको यहाँ तक समझ में आया? शुरुआत कहाँ से किया था? वर्क का डेफिनेशन. वर्क को डिफाइन करने के लिए दो चीजें कौन सी लगती है? फोर्स एंड वर्क के 3 टाइप्स, बरोबर. उसके बाद एनर्जी के 2 टाइप्स देखे. समझ में आया? तो कल हम लोग सीखने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, थैंक यू.